हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली वैकेशन इज कंप्लीटेड नाउ एंड अब आपको वापस से अपनी पढ़ाई की रेस में वापस से लग जाना है, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम या फिर आपके फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर 2 एग्जाम, ये सभी एग्जाम को आप बहुत अच्छी तरीके से दे पाओगे। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10वीं के बाद आएगा, ये आपका 9th स्टैंडर्ड है, लेकिन ये 9th स्टैंडर्ड आपका बेस है 10th स्टैंडर्ड का। तो 10th स्टैंडर्ड को अगर मजबूत बनाना है तो 9th स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स है, इसका कोर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसका बेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं हमेशा 9th के बच्चों को बोलता हूं कि आप एकदम दिन रात एक करके मेहनत कीजिए और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और जितना हो सके लर्निंग पे फोकस कीजिए। तो वैसे तो हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आप देखोगे तो पूरा साइंस हमारा 9th स्टैंडर्ड का कंप्लीट है, पूरा एसएसटी सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो हमने पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो सभी चीज को अच्छे से पढ़ा के रखा हुआ है। साथ ही में आप लोग के कन्वीनियंस के लिए हमने रिवीजन क्रैश कोर्स के वीडियोस भी डाल रखे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो आपको अगर कोई क्विक टाइम में, मतलब कम समय में आपको कोई चैप्टर को रिवाइज करना है, तो हमारे इस चैनल पे आप आरसीसी रिवीजन बाय जे आर ट्यूटोरियल्स टाइप कीजिए, जो भी स्टैंडर्ड जो भी सब्जेक्ट का वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड छोटा सा एक हेल्प चाहिए मुझे आपसे कि आप अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यू बैच चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, दोबारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो 9th स्टैंडर्ड का हम पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक लेक्चर हमने देख लिया था। आज इसका हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि लाइट क्या होता है, लाइट सोर्स कभी किसी भी पॉइंट सोर्स से आता है, ठीक है ना, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरीके से हमें दिखाई देता है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर ये लाइट्स जल रही है इस स्टूडियो के अंदर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये लाइट जल रही है, बल्कि 8 ट्यूबलाइट है और एक बल्ब लाइट है, मतलब टोटल 9 लाइट जल रही है, तब आपको ये इतना क्लीन इमेज दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से लाइट बंद कर दूंगा ना दोस्तों, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमारा जो रेटिना है उसमें एक उसका इमेज नहीं बन पाएगा और हमारा ब्रेन उसको समझ नहीं पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा कि द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये तो एक चीज समझ लिया हमने कि लाइट आता कैसा है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से मिरर क्या होता है। मिरर हमने देखा प्लेन मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा लेक्चर जाके देखो। और हमने देखा था कि कोई भी प्लेन मिरर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर अरेंज होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर एंगल 120 डिग्री है तो जो आपका इमेज है, नंबर ऑफ इमेजेस है, वो 2 फॉर्म होंगे। इस प्रकार से अलग अलग इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो लास्ट टू लास्ट हमने जब प्लेन मिरर देख रहे थे तो उसमें एक टॉपिक रह गया था। जैसे कि आप जानते हो कि हमने ये आपको बताया था कि अगर एंगल 90 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे। इसके लिए फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, आपने किया होगा। तो उसके बाद एक टॉपिक रह गया था हमारा, जो कि हमने बाद में देखा। तो वो टॉपिक है दोस्तों कि अगर कोई प्लेन मिरर आपको दिया हुआ है और उसके सामने आप एक इंसान को खड़ा करते हो, तो वो मिरर कितना बड़ा होना चाहिए या फिर कितने दूर पे होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि जो इंसान है उसका पूरा शरीर उसको दिख सके। यूजुअली जब हम आईने में देखते हैं, हमारे सबके घर में आईना होता है, आपके घर में भी होगा। आप आईने के सामने जाओ और अपने आप को देखो, ठीक है। तो यूजुअली सबके घर में वो इतना छोटा वाला आईना होता है, ठीक है ना, सबके घर में इतना छोटा आईना, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये इतना छोटा वाला मिरर होता है, हम उसके सामने जाते हैं, हमारा चेहरा यहां तक दिखाई देता है और हम मस्त क्रीम पाउडर लगाते हैं, बाल वेल झाड़ते हैं, मस्त स्कूल जाते हैं, है कि नहीं? यही करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो मिरर होता है जो हमारे घर में होता है, यूजुअली सिर्फ इतना इमेज दिखाता है क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन हमें अगर हमारी पूरी बॉडी को देखना है, यानी पूरा फीट से लेके पूरे सर तक हमारे अपने आप को देखना है मिरर के अंदर, तो वो मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए भी रूल है, ठीक है। तो वो रूल है बहुत इंपॉर्टेंटली कि इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, यानी कि अगर कोई इंसान मिरर के सामने खड़ा हो जाए, ठीक है, और उसको अपने आप को पूरा इमेज देखना है, तो जो मिनिमम हाइट होता है ना मिरर का, मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। यानी कि जो भी आपकी हाइट है और आपको अपना पूरा इमेज किसी मिरर में देखना है, तो आपका जो मिरर होना चाहिए वो एटलीस्ट आपके हाइट का हाफ होना चाहिए। मतलब मान लो आप 5 फीट के हो तो 2.5 फीट का मिरर होना चाहिए, तो ही आप अपना पूरा इमेज उसके अंदर देख पाओगे, चाहे कितना भी नजदीक आ जाओ, चाहे कितना भी दूर जाओ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, यहाँ पे ये आपको देख रहा है, यहाँ पे पी से लेके क्यू, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन ऐसा मार के रखा हुआ है, देख पा रहे हो? ये आपका क्या है, मिरर है। दिस पी से लेके ये क्यू पॉइंट तक आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पी से लेके क्यू क्या है आपका, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे
अगर आप देखोगे तो मैंने इस मिरर के सामने एक हाइट, एक इंसान रख दिया। ये h डिनोट कर रहा है उस इंसान का हाइट, h फॉर हाइट, माफ करना हेड, उसका सर, ठीक है। e डिनोट कर रहा है उस इंसान का आंख, आइस, e फॉर आइस, h फॉर हेड, e फॉर आइस एंड f फॉर फीट, ये उसका फीट है। मतलब इंसान कितना बड़ा है, h से लेके f तक इतना बड़ा इंसान है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हेड और आइस के बीच का एक मिड पॉइंट निकाल दिया जिसको मैंने डिनोट किया r से, और वैसे ही आंख और पैर के बीच का एक मिड पॉइंट निकाल दिया जिसको मैंने डिनोट कर दिया s से। तो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन क्या बोलता है कि कोई भी इंसान का अगर फुल इमेज देखना है उस मिरर में, तो मिरर कितना होना चाहिए, उस इंसान के हाइट का हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस इंसान का हाफ हाइट कैसे निकालेंगे, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू माय रूल क्या हो जाएगा कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी द हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो PQ मेरा मिरर है, PQ मेरा मिरर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने RS ले लिया, ठीक है। अब PQ क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है R से लेके E, हाफ इसका डिस्टेंस R से लेके E और यहां से लेके E, मतलब यहां का डिस्टेंस, ये जो इसका हाफ है और इसका हाफ है, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो RE प्लस ES हो गया। तो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बन रहा है, हेड से लेके आई तक का हाफ डिस्टेंस मैंने ले लिया RE, और E से लेके यानी आई से लेके फीट तक का हाफ डिस्टेंस ले लिया यानी EF। तो RE को ES से प्लस किया। तो लेकिन RE है क्या, RE अगर आप देखोगे R से लेके E तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये है आपका HE/2। HE किधर है आप देखोगे तो ये HE हो गया, ये पूरा डिस्टेंस, और ये RE क्या है, उसका आधा है यानी HE का हाफ, बराबर, HE का हाफ है, बराबर। उसी प्रकार जो ES मैंने लिया यहां से, E से लेके S जो लिया यहां पे, यहां तक लिया, ये ES क्या है, इस पूरे EF का हाफ है, तो मैंने लिया EF/2। मैथमेटिक्स कर रहे हैं यहां पे, समझ लो, साइंस में मैथ्स घुसा दिया। तो RE का मतलब है HE/2, ES का मतलब है EF/2। अब HE/2 और EF/2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा HE प्लस EF, ठीक है। तो HE प्लस EF मतलब HE प्लस EF क्या होता है, HF होता है। तो ये हो जाएगा HF/2, क्योंकि HE और EF को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये रहा HE और ये रहा EF, तो EF प्लस HE इज इक्वल टू HF, तो HF/2। HF इज नथिंग बट व्हाट, इस पूरे इंसान है ना, HF मतलब क्या, HF क्या है, HF इज नथिंग बट पर्सन हाइट, ठीक है। HF इज इक्वल टू पर्सन हाइट, और नीचे क्या आ गया उसके 2 डिवाइड बाय 2, मतलब पर्सन की हाइट को 2 से डिवाइड कर दो यानी हाफ कर दो, तो आपका जो भी डिस्टेंस आएगा या फिर जो भी लेंथ आएगा वो क्या रहेगा, उस पर्सन का हाइट रहेगा। और कम से कम उतना हाइट मिरर का होगा, तब जाके आपकी पूरी शरीर का इमेज उस मिरर में दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको थ्योरेटिकली आगे जब आप जाओगे 10th 11th 12th में, ये सब चीज बहुत काम आएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक यहां से शुरू होता है हमारा स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर खत्म हो गया, हमने इस चैप्टर में देखा प्लेन मिरर क्या होता है। अब आ जाएगा स्पेरिकल मिरर। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, स्पेरिकल मिरर मतलब गोल मिरर, ठीक है। जैसे बॉल आपने देखा है, बॉल वैसा बॉल होता है, लेकिन वो मिरर एक्चुअल में वैसे काम नहीं करता, ठीक है। स्पेरिकल मिरर में भी एक कंसेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। जनरली जो स्पेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, आर द पार्ट्स ऑफ, ध्यान से सुनना ये चीज को जो मैं बता रहा हूं। जनरली जो स्पेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर, यानी मैंने एक ग्लास का स्पीयर ले लिया, मतलब समझ लो कांच का एक बॉल ले लिया, लेकिन अंदर से वो क्या है, खोखला है। जैसे आपका बॉल जो होता है ना, क्रिकेट बॉल, वो अंदर से खोखला होता है, बस एक लेयर होती है ऊपर से, अंदर से खोखला होता है। फुटबॉल भी वैसे होता है, अंदर हवा भरा होता है। तो एक हॉलो कांच का एक बॉल है, स्पीयर है, अंदर से खोखला है। अगर उसको मैं कट करके निकालू इस प्रकार से, यहां से मैंने इसको कट करके निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा ये अलग हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा, और जो कट करके निकला ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, इस तरफ जो टुकड़ा कट के निकला तो वो चांद जैसा शेप हो जाएगा, इस प्रकार का शेप हो जाएगा ये। तो अगर मैं ये जो टुकड़ा कट के निकला, ए वाला पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट है, ए वाला पार्ट है, इसमें अगर मैं एक पेंट मार दूं, लेट सपोज कि मैं कोई पेंट अप्लाई कर दूं यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं क्या कर दूं, एक पेंट अप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि कोई भी मिरर के पीछे अगर हम पेंट मार देते हैं, जैसे हमने प्लेन मिरर में देखा कि हमने सिल्वर मेटल का या फिर एल्यूमिनियम का एक लेयर फिल्म कोटिंग कर दिया और उसके ऊपर लीड ऑक्साइड लगा दिया था, तो क्या बन गया था, मिरर बन गया था। उसी प्रकार यहां पे अगर मैंने क्या कर दिया, एक कोटिंग तैयार कर दिया, तो ये जो सरफेस होगा, मतलब इस साइड वाला जो सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। समझ में आया। और ये मिरर कहलाएगा स्पेरिकल मिरर। अब ये एग्जैक्टली स्पेरिकल मिरर में भी कौन सा मिरर है मैं बताता हूं थोड़ी देर में, ध्यान से सुनना। अब उसी प्रकार ये टुकड़ा अलग हो गया, उसमें से कट के, इसमें से कट के जो निकला वो टुकड़ा अलग हो गया, और उसको मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वाले लेयर में मैंने पेंट मार दिया, तो कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप बाहर वाले लेयर को भी पेंट मार दो, ठीक है।
ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसके बाहर वाले लेयर को भी पेंट मार दिया, तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी सरफेस को पेंट करके, यानी जो लेयर होता है वो चढ़ा के हम स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। तो अगर अंदर का, जैसे मैंने यहां पे बताया, अंदर का लेयर या फिर अगर आउटर सरफेस का लेयर अगर इसको कोट किया जाता है विथ शाइनी सब्सटेंस, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर बन जाता है। यानी अगर आपको प्लेन मिरर बनाना होता है तो आप सिंपली एक प्लेन कांच का टुकड़ा लेके पीछे एक कोटिंग लगा देते हो तो प्लेन मिरर बन जाता है। लेकिन अगर आपको एक स्फेरिकल मिरर बनाना है तो स्फेरिकल मिरर का जो कटा हुआ पार्ट रहता है, या तो आप अंदर की तरफ एक लेयर लगा दो या तो बाहर की तरफ लेयर बना दो, तो वो आपका स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है वो टेक प्लेस करता है, या तो वो बाहर से करेगा, जैसे यहां पे मैंने बताया बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा, या तो अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्फेरिकल मिरर है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं बच्चा, याद रखना, स्फेरिकल मिरर है टू टाइप्स का स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों में से कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं यहां पे जो मेन टाइप हमें पढ़ना है, दैट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या बोलता है, इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी अंदर का जो सरफेस है, मतलब अंदर का सरफेस मतलब क्या है, अंदर का जो सरफेस है ये अगर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज द कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो ध्यान से, एक मिनट हम लोग थोड़ा आगे चले गए। हाँ, ये वाला, तो अंदर का सरफेस अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब इस तरीके का अगर मिरर है और यहां पे बाहर से इसका कोट किया हुआ है, यानी जो फुला हुआ पार्ट है यहां पे अगर कोट किया हुआ है, तो ये जो हिस्सा रहेगा इस तरीके से, मतलब अभी मैं कैसे दिखाऊं, कुछ है नहीं हमारे पास, तो समझ रहे हो, ये इस तरीके से मिरर है और यहां पे मतलब हम रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं या फिर अपनी इमेज को देख पा रहे हैं, और इस तरफ से क्या हुआ है, कोटिंग हुआ है। तो अगर ऐसा मिरर है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर को मैं एक टर्म से मैंने खुद बनाया हुआ ये चीज कि मैं उसको बोलता हूं खाली पेट। कॉनकेव मतलब खाली पेट, कॉन्वेक्स मतलब फुला हुआ पेट। ऐसा हम लोग ने एक मतलब मजा मस्ती करने के लिए एक नाम दे दिया था बचपन में। बचपन मतलब जब मैंने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी, आई के 7 से 6 7 साल 8 साल पहले, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था, तो बच्चों को समझ में नहीं आता था, कंफ्यूज होता था। तो मैं बोलता था कॉन्वेक्स मतलब पेटूराम, कॉन्वेक्स मतलब बेचारा, कॉनकेव मतलब बेचारा भूखा हुआ है। तो भूखा हुआ है मतलब उसका पेट चपटा है अंदर से, तो वहां से आपका दिखाई देगा, आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला रहेगा। और सेम उसी का उल्टा कर दो कि अगर द आउटर सरफेस, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब बाहर का जो सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बाहर का सरफेस मतलब ये वाला सरफेस आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पेंट अंदर मारा हुआ है, बराबर, पेंट अंदर मारा हुआ है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो भरा पेट है कॉन्वेक्स, भरा पेट है कॉन्वेक्स, यहां से रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, और खाली पेट से रिफ्लेक्टिंग हो रहा है तो कॉनकेव। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो हमने पढ़ लिया स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के कौन से दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, इसको भी समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर अभी आप समझ लोगे तो आगे 11th में भी ये सब चीज आने वाला है, 10th में भी है, 11th में भी है, ये आपको बहुत यूजफुल होगा। चलो, क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो आपको समझने पड़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक गोल सा मिरर रखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम स्फेरिकल मिरर। यहां पे आपको देख सकते हो शेड्स मारा हुआ है, ये शेड्स है आपका, तो ये एक स्फेरिकल मिरर है। तो हमें सबसे पहला जो टर्म पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, वो है पोल। पोल का मतलब क्या होता है, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। यानी कोई भी स्फेरिकल मिरर है, मिरर का सरफेस है, उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो आपका पोल कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हो, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोल। दिस इज द पोल, ठीक है। तो कोई भी मिरर, ये मिरर आपको दिख रहा है, तो ये मिरर का ये सेंटर पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट द पोल, पोल ऑफ द मिरर। बहुत इजी है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। जो स्फीयर है, मतलब फॉर एग्जांपल हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं तो हम इतना बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है चीजें, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव की बात कर लेते हैं तो हम बात करते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये एक्चुअल में थे तो एक स्फीयर ना, ये एक्चुअल में थे एक स्फीयर।
तो कहने का मतलब ये हमने जो मिरर लिया ये स्फेरिकल मिरर है और हर एक गोल चीज का, सर्कल का, स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो यहां पे भी एक सेंटर पॉइंट है जिसको हमने नाम रखा हुआ है सी। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द मिरर, जो भी एक उसका पार्ट होता है विच द मिरर इज ए पार्ट, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो कर्व बन रहा है बिकॉज ऑफ दैट सेंटर पॉइंट इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा, मिडल पॉइंट याद रखना, ठीक है। मिरर का जो सरफेस पे मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल, और पूरे स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला है यहां पे थर्ड वन, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्वियसली सेंटर मिल गया तो सेंटर से लेके जो एंड पॉइंट होता है, जैसे सर्कल में हम बनाते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, तो वैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर मैं यहां पे बात कर लूं, यहां से इस पॉइंट से एक लाइन अगर खींचा जाएगा सीधा कहां तक, उसके सर्कल के पेरिफेरी तक, तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हम सर्कल में रेडियस बनाते हैं ना, उसी प्रकार वो रेडियस कहीं पे भी बना लो, ये बना लो, ये बना लो, जो भी होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आर, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आर, द लेंथ सीपी और सीए, यहां पे आप देख सकते हो सीपी, सी से लेके पी, ये भी आपका एक क्या कहलाएगा, देखो ये सी से लेके ए, ये भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहां से अगर यहां तक भी अगर मैं जाता हूं तो ये सीपी का डिस्टेंस भी आपका रेडियस कहलाएगा ना, क्योंकि रेडियस इज एनीवेयर, सेंटर पॉइंट से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, यहां से जाएगा, तो रेडियस इनफाइनाइट में बना सकता हूं, तो वो भी आपका रेडियस कहलाएगा। समझ में आ रहा है, चलो ओके। नेक्स्ट है यहां पे चौथा डेफिनेशन, क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, the straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called the principal axis, ठीक है। तो straight line passing through the pole, पोल से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है और वो पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, और पास होते जा रहा है, पास होते जा रहा है। तो ये जो लाइन रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब एक डिनोट किया हुआ है एम पॉइंट से, और इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, दैट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो एक एक्सिस होता है, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना देते हैं, आपको याद होगा, तो हम लोग बोलते थे इस तरफ से हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, करेक्ट। ऐसे ही प्रिंसिपल का एक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पास होते जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो एम से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, ध्यान देना, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। नेक्स्ट है यहां पे पांचवा, प्रिंसिपल फोकस। अब इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस क्या बोलता है, इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो यहां पे जो पॉइंट एफ डिनोट किया होगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मान लो, ठीक है, मान लो यहां से कोई भी पॉइंट अगर आ रहा है, ठीक है ना, मान लो कोई भी पॉइंट आ रहा है, और ये जो पॉइंट होगा, मतलब कोई भी पॉइंट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि यहां पे आके वो मीट करेगा। जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, वापस देखो यहां पे, कि इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन था उससे अगर कोई रे पैरेलल है, ठीक है, कॉन्केव मिरर का, एंड रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। मान लो कि कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो सकता है, ठीक है ना, मान लो कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो सकती है और वो ऐसा इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो मिलता है मिरर के सामने, तो उसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस। याद रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। उसमें एक और चीज लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स क्या होता है, थोड़ा सा पेटूराम होता है ना, पेटूराम है, ये कॉन्केव है। अगर इस तरफ से जा रहा है, अगर आप देखोगे इस तरफ से जा रहा है, तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अंदर वाला, तो ये कॉन्केव मिरर है, बराबर, अंदर वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, अंदर से रिफ्लेक्ट होके आया, तो ये मेरा कॉन्केव मिरर है। लेकिन अगर वही चीज कॉन्वेक्स के केस में होता है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द कॉन्केव। तो ये कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो क्या हो रहा है, बिहाइंड द, मतलब इसके पीछे से कहीं से आ रहा है, ठीक है, इसके पीछे से कहीं से आ रहा है, मतलब
ऐसा पता चलता है कि कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में वो बिहाइंड द मिरर आ रहा है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल फोकस, आर यू क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं एक और आखिरी टॉपिक है जो कि है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है जो हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ था उसका और पोल का, प्रिंसिपल फोकस का ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी जो पोल पी था और एफ था उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहते हैं, और ये डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो P से लेके, और ये P है, P से लेके F का जो डिस्टेंस होता है, P से लेके F का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हमारा, दैट इज नथिंग बट योर, आ गया, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। कल समझ में आ गया? और जनरली आप देखोगे C से लेके P का हाफ डिस्टेंस है, P से लेके F का, तो हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, नॉट सेंटर, रेडियस का हाफ होता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी टर्मिनोलॉजी थी जो बेसिक तौर पे हमने इस मिरर के केस में पढ़ी, चाहे वो स्पेरिकल का केस था जिसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों हमने देख लिया, और चाहे वो टर्मिनोलॉजी का केस था, ये सभी चीज हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ फिर ये वीडियो हम लोग क्या करते हैं? एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे तो हम पहुंचे हैं सिर्फ स्पेरिकल मिरर की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पे, लेकिन स्पेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में डायग्राम्स एक्चुअल में कैसे ड्रॉ किया जाता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाते हैं, डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कन्वर्जन डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सब चीज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हार्डली 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हम टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, पूरा अच्छे से कंसेप्ट आपको समझा के दे रहे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर हो गया, अच्छा समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।